बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद नाज़रीन कराम। आज पाकिस्तान की सियासत और रियासत दोनों के आसाब एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर परखे जा रहे हैं। एक तरफ रावलपिंडी में पाक फौज के तर्जुमान की गैर मामूली जज्बाती और सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें एक सियासी रहनुमा को ज़हनी मरीज कहा गया, उसके बयानिए को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया और सोशल मीडिया के जरिए बनने वाले बयानिए को भारत और अफगानिस्तान के मीडिया के साथ जोड़कर रियासत मुखालिफ मुहिम कहा गया। दूसरी तरफ उसी सियासी जमात का दावा है कि वो फौज के खिलाफ नहीं है, बल्कि फौज के सियासत में किरदार के खिलाफ हैं। उनका मौक़िफ़ है कि इमरान खान कैदे तन्हाई में हैं, उन पर और उनकी अहलिया पर झूठे मुकद्दमात बनाए गए हैं, उन्हें बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ नफ्सियाती दबाव और टॉर्चर का सामना है और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। आज का बुनियादी नुक्ता यह है कि अगर एक तरफ रियासती इदारे कह रहे हैं कि एक शख्स और उसका बयानिया रियासत के लिए खतरा बन चुका है, तो दूसरी तरफ वही शख्स और उसके हामी खुद को अवाम की अक्सरियत की आवाज करार दे रहे हैं। सवाल ये भी है, ये जंग एक शख्स और रियासत के दरमियान है या एक इदारे और एक सियासी जमात के दरमियान है, या असल लड़ाई बयानियों, ट्रेंड्स और ट्वीट्स के दरमियान है, जिसकी कीमत कौमी यकजहती और आम आदमी अदा कर रहा है। इसी के साथ साथ तो दूसरी तरफ हुकूमत ये दावा भी कर रही है कि मईशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही, शरह नमू मुस्बत हो चुकी है, अफराते ज़र की औसत शरह पिछले साल के मुकाबले में बहुत नीचे आ चुकी है, बैरूनी कर्जों का दबाव निस्बतन कम हुआ है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ नए प्रोग्राम्स पर बातचीत जारी है। लेकिन आम आदमी आज भी यूटिलिटी बिल, बच्चों की फीस, घर का किराया, दवाई, आटा, घी और रोजगार के लिए परेशान है। नौजवान हाथ में डिग्री लेकर दर दर नौकरी की तलाश में फिर रहा है। छोटा ताजर टैक्स, कस्टम, बिजली और कागजी कार्रवाई के बोझ तले दबकर कह रहा है कारोबार करना जुर्म बनता जा रहा है। यानी फाइलों में मौजूद पाकिस्तान कुछ और कहानी सुनाता है और फुटपाथ, बाजार और गली मोहल्ले में बसने वाला पाकिस्तान कुछ और सच बयान करता है। इसीलिए आज के प्रोग्राम में हम दो बड़े मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहले हिस्से में डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीटीआई के रद्द अमल को रखेंगे और दूसरे हिस्से में महंगाई, बेरोजगारी और आवाम की दुहाई पर गुफ्तगू होगी। हमारा मकसद किसी का वकील बनना नहीं, बल्कि उन सवालात को सामने रखना है जिनसे सब लोग जानबूझकर आंखें चुराते हैं। आज के शो में हमारे पैनलिस्ट होंगे मंसूर अफरीदी साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। केपीके से आप तशरीफ लाए। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे गुलाम अब्बास हरल साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और टेलीफोन लाइन पे माहिर कानून और तजियाकार हमें अवैस भट्टी साहब ज्वाइन करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मंसूर अफरीदी साहब, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी को ज़हनी मरीज, किसी भी सियासी जमात के रहनुमा को ज़हनी मरीज कहना, फिर किसी के ट्वीट को लेकर उससे वो जुबान इस्तेमाल कर लेना जो पहले कभी इस कैमरे की आंख ने सुनी नहीं थी। सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रद्द अमल को लेकर क्या राय कायम करना चाहेंगे? क्या इस सारी कार्रवाई से आम आदमी सफर नहीं करेगा? जी शुक्रिया नसीर साहब, वंस अगेन मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने का। एक्चुअली आपने जो कहा है वो 100% सही एग्री करता हूँ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसको ज़रा दूसरे तरीके से भी की जा सकती थी। मतलब जो आप जो भी कह लें, जो बानिए पीटीआई हैं वो पाकिस्तान के मतलब दूसरे बड़ी सियासी पार्टी के सरबराह हैं और उनके पीछे लाखों भी नहीं करोड़ों वोट डला है, चाहे वो गिना है नहीं गिना है वो बात की चीज़ है, लेकिन उनके हिमायती लोग हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, ये भी एक बात जेन्युइन है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अगर मैं कहूँ जो डीजीआईएसपीआर साहब ने भी कहा, उनकी भी ग्रीवेंसेस जेन्युइन है। हम ये कह दें कि सारा एक तरफ गलती है, वो भी नाजायज बात है।
जो बानी पीटीआई जिन्होंने जिस तरह ट्वीट किया, जिस तरह जुबान फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ इस्तेमाल की, वो वही अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए जो जहनी मरीज आप का जिक्र कर रहे थे, जो DGI-SPR साहब ने उनके लिए इस्तेमाल किए, वही बानी पीटीआई ने भी फील्ड मार्शल साहब के लिए ट्वीट में इस्तेमाल किए हैं। तो दोनों तरफ से दोनों तरफ से भुगतेगी कौमी यकजहती और आम आदमी तो दोनों तरफ से सीज फायर होना चाहिए कि आके रुकें। जो मेच्योर पॉलिटिशियंस हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो निजाम के करता धरता हैं, इनको आके सीज फायर कराएं, क्योंकि इवेंचुअली तो जिस तरह आपने इंट्रो में कहा, आम आदमी सफर करेगा। मुल्क की इकोनॉमी कहां जा रही है, मुल्क की आप बरामदात देखें, डेफिसिट देखें, GDP देखें, और आप हमारे इर्द गिर्द देखें। आज सुबह ही अफगानिस्तान ने क्वेटा पे हमला किया है और एक बहुत बड़ी झड़प हुई है जो तुरखम बॉर्डर, चमन बॉर्डर पे। दूसरी तरफ जो रूस का सदर है वो हिंदुस्तान का दौरा पूरा करके गया है और हिंदुस्तान में जाके उसने कहा है कि हम अफगान तालिबान के साथ खड़े हैं और उनके साथ ताल्लुकात और मजबूत करेंगे। तो हमारे तो ये चैलेंजेस होने चाहिए। हमारा तो ये है कि इन पे तवज्जो दें। हम आपस में पड़ गए और बात आ गई है बिल्कुल, जो जुबान है, मैं सॉरी टू से, लेकिन वो ऐसी जुबान है जो कि लड़के और बच्चे ने कहा कि अभी तो बड़ी मुहज्जब जुबान इस्तेमाल की गई, इससे ज्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल की जानी चाहिए थी। अब मैं तो हैरान हूं, ख्वाजा आसिफ साहब इतने सीजन्ड हो और इतने पॉलिटिशियंस हैं और इतने मंजे हुए हैं और इतनी उम्र के भी हैं। बंदा इस उम्र में पहुंच जाता है तो अगर आपने देखा है गांव में उसमें लड़ाई होती है, जब लड़के वगैरह लड़ाई करते तो बड़े आके सुलह करा देते हैं। वो तो फिर जलती पे तेल डालने वाला काम। साहब को लूप में ले लें। अवैस भट्टी साहब कैसे देखते हैं इस सारे बयानिए को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त रद्द अमल को, एट द सेम टाइम ख्वाजा आसिफ के इस बयान को कि भाई इससे सख्त जुबान इस्तेमाल होनी चाहिए थी? जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है अभी बहुत कम है उनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। देखिए, मैं हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पाक फौज की इज्जत करती है, इज्जत करती रहेगी, हमारा मौत पर इदारा है। लेकिन DGI-SPR साहब की तरफ से इस तरह के वर्ड यूज करना एक कौमी हीरो के लिए, कौमी ये बुरा लगा अवैस भट्टी साहब, बुरा लगा? देखिए, गैर इखलाकी है, ऐसे ही है, बिल्कुल गैर इखलाकी है। जब ये गैर मुहज्जब जुबान है। इंसाफ के बानी चेयरमैन ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे तो सर उस वक्त कैसा आपने कोई एहतजाज नहीं किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हमारा राइट है। देखिए, आप इस तरह की बात जब करते हैं तो एक गुस्सा बिल्कुल आता है। अगर बानी तहरीक ने कभी एक आध दफा कोई वर्ड यूज किया, बिल्कुल उन्होंने इसके ऊपर पशेमानी उठाई है। लेकिन ये तो नहीं कि आपने अगर एक बंदे ने गलत किया तो आप हर पूरी कौम ही उसके पीछे लग जाए। ये एक इदारे के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी तरफ से पब्लिकली आके और वो भी मेन स्ट्रीम पे आके इस तरह की कहना, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, पाक फौज हमारा इदारा है, हम पाक फौज हमारा फख्र है। पाक फौज जिस तरह इंडिया को भी शिकस्त दी वो हमारे लिए फख्र है हमारा। लेकिन फिर पूरी कौम का जो हीरो है, पूरी कौम का जो सबसे मकबूल लीडर है, उसके बारे में इस तरह के वर्ड कहना मेरे ख्याल सबसे मकबूल लीडर पहले ज़हनी मरीज कह चुका हो तो फिर उस सबसे मकबूल लीडर को की बेकुनी की जानी चाहिए। देखिए ज़हनी मरीज, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात जा रहे हैं। उन्होंने ये बिल्कुल डायरेक्ट किसी का नाम लेके नहीं कहा होगा। उन्होंने एक रेफरेंस जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर इमरान खान ने पहले इनिशिएट किया हुआ है ट्वीट के जरिए। मुझे तस्दीक कर दीजिए। जी ऐसे ही है। एक रेफरेंस कोट करके उन्होंने बिल्कुल कहा। लेकिन देखिए, क्या आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि एक बंदे के गिर्द होती रही। निकलना है। इमरान खान ने गलत किया था। देखिए, अगर इमरान खान ने कहा तो जिसने भी इस तरह की चीजें गलत आपके नोटिस में पहले और 2-2.5 पुरानी चीजों, देखिए आप पुरानी चीजों में जाएंगे, पुरानी चीजें अगर इसी तरह करते रहेंगे तो आपको उस वक्त देखो जब मियां नवाज शरीफ ने पाक फौज के खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं कहा होगा। मियां नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो के खिलाफ हमें इन चीजों से बाहर निकलना है ना। ये तो नहीं कि आप बाहर कैसे निकलेंगे? पाक फौज ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी
उसके बाद कम से कम आपको इदराक हो जाता कि आप हमसे इतने नाराज हैं, हमें तो अंदाजा ही नहीं था। बैठ के बात करते हैं, आपको क्या क्या मसाइल है हमसे, अगर आप ऑपरेशन चाहते हैं कि होना चाहिए, हमें वजह बता दी जाए कि यहाँ ऑपरेशन जरूरी है ताकि दोबारा क्वेटा पर हमला ना हो, केपीके के किसी और हिस्से में हमला ना हो, दोबारा किसी तरह से हमारे फौजी अपनी जान का नजराना पेश ना करें अपने लोगों को बचाने के लिए। आपने तो बात नहीं की, आपने तो सिर्फ फिर भारतीय टीवी चैनल्स को फेडरल गवर्नमेंट को देखिए, नहीं आप बिल्कुल, मैं इसे एग्री नहीं करता आपसे। देखिए फेडरल गवर्नमेंट को बिल्कुल चाहिए कि अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसके अंदर ऑन बोर्ड लेके आए, वहां के जो मुकामी लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। देखिए हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, मेरी फौज के लोग शहीद हो रहे हैं, आपकी फौज के लोग शहीद हो रहे हैं। इंटरप्ट कर रहा हूं आपको सर, मैं तो इस वजह से परेशान हूं कि इमरान खान ने तो उन लोगों के लिए पैगाम भेजा अपनी बहन के जरिए कि जो एनडीयू में गए वो गद्दार हैं, वो हमारे नहीं हैं, वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। देखिए ये एक अलग डिबेट है कि वो गद्दार है। हमारी देखिए एक पार्टी पॉलिसी, देखिए एक पार्टी पॉलिसी हो सकती है कि एक पार्टी कुछ लोगों के साथ जो नहीं वो मिलना चाहती उनको बिल्कुल रोका गया। आपने कहा कि मैं कोई स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहा, पर्सन की बात नहीं कर रहा। हम लोग नून लीग के लोगों के साथ इस तरह की देखिए ना इस समायत में जाएंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी जिनके साथ हमारा उनके प्रिंसिपली हमारे खिलाफ है, उनके खिलाफ हम जाते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं, उनकी पॉलिसीज का हिस्सा नहीं है। जब इस तरह लोग देखेंगे क्या इम्पैक्ट लेंगे। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, अगर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में आपका वफ्द जाता है और इमरान खान उनको बहुत सख्ती से निपटते हैं और कहते हैं कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जगह नहीं है, ये जाके पाक फौज से बात की इन्होंने, ये बाकी पार्टीज के साथ बैठे तो ये विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। सर ये रवैया भी तो मुनासिब नहीं है। स्पेकुलेशन है, सिर्फ स्पेकुलेशन की हद तक बात है कि उन्होंने पाक फौज का नाम लिया, पाक फौज का उन्होंने हरगिज नाम नहीं लिया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सर क्या बात हुई? देखिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिकेट किया कि पॉलिटिकल पार्टीज के इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टी जिनके अगेंस्ट मेरा ख्याल सर आपने वो खबर पढ़ी नहीं है, आपके नोटिस में नहीं है ये सारा वाकया। बिल्कुल खबर पड़ी है। आप बार बार एक इदारे को तो ना लेके कि हम इदारे के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, हमारा इदारा हम अपने इदारे के साथ खड़े हैं। गुलाम अब्बास अरल साहब जरा फैसला कर दीजिए, राय दे दीजिए कि अगर इमरान खान जेल से पैगाम भेजें कि जो जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गया वो हमारा नहीं है और पहले इनिशिएट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर करती है जो किया गया है, तो इज इट द राइट वे? देखिए मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है या मुल्क का सबसे ताकतवर इदारा एक दूसरे के नाम बिगाड़ेंगे तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, ये मुनासिब भी नहीं है। मेरे ख्याल है दोनों को ये जेब नहीं देता कि एक जमात जो है जिसके पास मैंडेट भी है वो एक इदारे के सरबराह का नाम बिगाड़े, या वो जमात जो है किसी इदारे के ऊपर इस तरह तनकीद करे। और जिस तरह आपने फरमाया, जिस तरह शुरू में मैंने अर्ज किया कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बदकिस्मती है और ठीक है, ये भी हमारी रियासत को सोचने की एक घड़ी आ गई है कि एक बंदे की ट्वीट से सारी रियासत तो कोलैप्स नहीं कर जाती ना। ये देखें ना, ये जमहूरी मुल्कों में आप हमसाया देख लें, आप यूरोप जो वहां पे एजुटेशन भी होते हैं, जलसे भी होते हैं, व्हाइट हाउस तक लोग पहुंच जाते हैं, तो क्या रियासत तो नहीं गिरती ना उससे, रियासत को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एक बंदे से कुछ दूसरी तरफ हो, मैं कहता हूं कि हमें दोनों तरफ से एक पार्शियली कमेंट करना चाहिए। ठीक है, जो कल हुआ है वो हमने आपके सामने पेश करी। दूसरी तरफ आप पीटीआई को भी देखें हजरात को कि पीटीआई को भी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। पीटीआई की जिस तरह उन्होंने गेस्ट ने फरमाया, बड़ा अच्छा फरमाया कि फौज हमारी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, जी ब्रेक के बाद दोबारा शुरू करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। अब बात होगी महंगाई, बेरोजगारी और अवाम की दुहाई की। हुकूमत ये मौका पेश कर रही है कि मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है।
रवा माली साल में शरह नमू मुस्बत रही है। वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारे पाकिस्तान के बारे में निस्बतन बेहतर प्रोजेक्शन दे रहे हैं। अफरात-ए-ज़र की औसत शरह गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में बहुत कम हो गई है। बैरूनी कर्जों का जीडीपी के साथ तनासुब नीचे आ रहा है। स्टेट बैंक बता रहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है और माली खसारा किसी हद तक कंट्रोल हुआ है। स्टेट बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए एक ही दिन में हजारों अरब रुपए बैंकिंग सिस्टम में डाल रहा है ताकि मालियाती निजाम में लिक्विडिटी बरकरार रहे, मार्केट मुंजमद ना हो और शरह सूद को भी बतदरीज नीचे लाया जा सके। कागज पर और बयानिए में ये सब कुछ एक मुस्बत तस्वीर बनाते हैं, लेकिन सड़क पर खड़ा आम आदमी जब अपना बजट बनाता है तो उसे लगता है कि सफा खाली है और अखराजात बढ़ गए हैं। एक मजदूर की दिहाड़ी से घर का खर्च मुश्किल से चलता है। एक क्लर्क, एक उस्ताद, एक नर्स, एक प्राइवेट कंपनी का मुलाजिम जब अपनी तनख्वाह को महीने के अखराजात के साथ मिलाकर देखते हैं तो दरमियान में बहुत बड़ा खला नजर आता है। छोटा ताजर कस्टम टैक्स, बिजली, गैस और रेगुलेशन के दबाव में पिस रहा है। अंजमनों के वफूद चैम्बर्स में जाकर फरियाद कर रहे हैं कि कारोबार करना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। यूं लगता है कि फाइलों में इस्तेहकाम है, फुटपाथ पर बहरान है। इस तजाद को समझना, उस पर सीधा सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है जितना सियासत और सिक्योरिटी के बयानिए पर सवाल उठाना जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर अफरीदी साहब, गुलाम अब्बास सरल साहब और अवैस भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया। मंसूर अफरीदी साहब, हुकूमत कह रही है कि मामला बहुत बेहतर हैं। शहबाज शरीफ बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर चुका, अब मामला बेहतर हैं, लेकिन आम आदमी उसकी जेब खाली होती जा रही है। सर, योर टेक प्लीज। इस हद तक तो उनकी बात सही है कि स्टेबलाइजेशन आएगी। स्टेबलाइजेशन का मतलब हो जो कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर थे, जो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में मसाइल थे, वो रुक गई हैं और इंपोर्ट को उन्होंने फोर्सफुली इंपोर्ट कम किया। ये भी कोई ऑर्गेनिक तरीके से नहीं हुआ। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाती, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाती, वो बेहतरीन तरीका है। लेकिन उन्होंने इंपोर्ट को फोर्सफुली रोके, वो चीजें तो इन्होंने ठीक कर दी। अब मसला है लोगों की महंगाई, रोजगार और लोगों के पास पैसा, और वो तो तभी आएगा जब मुल्क में रोजगार चलेगा। जब आप जैसा इतना बड़ा मुल्क, तकरीबन 25 करोड़ का मुल्क है, ये 2% और 1.5% की जीडीपी से ग्रोथ करेगा, तो ये तो अपनी आबादी की शरह से भी कम ग्रोथ कर रहा है। इन जिसकी आबादी की शरह 2.5% पे बढ़ रही है, वो उससे भी कम कर रहा है। जब हुकूमत ये कहती है कि अफरात-ए-ज़र की और शरह पिछले बरस के मुकाबले में बहुत नीचे आ गई, शरह नमू मुस्बत हो चुकी, बैरूनी शोबे पर दबाव कम हुआ है, तो इस इस्तेहकाम का बराह रास्त फायदा आम तनख्वाहदार तबके, मजदूर, रेहड़ीबान, छोटे दुकानदार, मेडिकल एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट अखराजात उठाने वाले घरानों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? वो जो महंगाई कम हुई है वो भी हेर फेर है ना लफ्जों की। अब ये कप 100 रुपए था 2023 में, 2024 में ये 200 रुपए का हो गया, तो 100% इन्फ्लेशन हो गई। उसी 100 रुपए से अब ये दोबारा इस साल हो गया 300 रुपए का। बड़े तो 100 रुपए हैं, लेकिन इन्फ्लेशन 50% हो गई है, और जब उसी 100 रुपए से अगले साल का होगा तो इन्फ्लेशन 25% पे आ जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, जब कीमत उसकी जब बढ़ेगी उस रफ्तार से, तो जब इवन सैचुरेशन 3 साल 4 साल आएगी, तो अगर फिर महंगाई होगी भी तो उसकी परसेंटेज कम होगी, 5% 6%। ये नहीं हुआ कि ये कप 100 रुपए पे था तो अभी वापस 100 रुपए पे आ गया है, कप वही 500 रुपए पे है, वो 100 रुपए पे वापस नहीं आया। महंगाई कोई कम नहीं। सर, योर टेक प्लीज। हुकूमत कह रही है मामला बड़े अच्छे हैं, सिर्फ केपीके वाले हमें चलने नहीं दे रहे। अगर वो हमें चलने देना तो हम तो भाई सोने और चांदी के पहाड़ खड़े कर देंगे। अवैस भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भट्टी साहब जी। गुलाम अब्बास सरल साहब, योर टेक प्लीज। देखिए, इस वक्त जो है इस मुल्क में करप्शन, बेरोजगारी, महंगाई ये अरूज पे है, और मेरी नजर में उसकी वजह जो है वो बड़ी सिंपल सी है। इस मुल्क में जो वसाइल पे कब्जा है वो अशराफिया का है, और अशराफिया जो है वो पूरी तरह से उसने जकड़ा हुआ है तमाम वसाइल को, और जो सारे मसाइल हैं वो आवाम के लिए, आम आदमी के लिए। जब तक इस करप्शन को कम नहीं किया जाएगा, बेरोजगारी को खत्म नहीं किया जाएगा,
आम आदमी जो है उसके लिए नहीं सोचा जाएगा, तो ये हालात बेहतर नहीं हो सकते। IMF जो इस मुल्क की मईशत को चला रहा है, उसने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा जो उसका लुबे लुबाब था वो ये था कि ये मुल्क जो है वो चल नहीं रहा, इसको चलाया जा रहा है वो भी अशराफिया के लिए, आम आदमी के लिए इस मुल्क को नहीं चलाया जा रहा। ना आम आदमी का सोचा जा रहा है। यहाँ जो पार्लिमान में है, जो इक्तदार में है, जो हुकूमत में है, उनका अवाम के साथ दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। अवामी मसाइल के साथ अवाम बेचारी जो है तो वो 2 वक्त की रोटी से तंग है, दवाइयां नहीं ले सकती। आप देख लें कि इस वक्त जो अवाम है वो डॉक्टर जो है, मैंने खुद जो आबिद साहब पूछा है कई जगह से, मुझे काफी सारे जो मेडिकल स्टोर्स वाले हैं उन्होंने बताया कि अवाम बेचारी मरीज जो है वो 10 दिन के लिए दवाई ले आती है, डॉक्टर लिख देता है, जो भी कोई प्रेस्क्रिप्शन होती है वो हमसे पूछते हैं आके कि हमें 10 दिनों का वो तखमीना लगा दें कि कितने पैसों में आएगी। फिर वो पूछ के डर जाते हैं पैसे सुन के, इतनी महंगी हो गई ये दवाएं, वो 2 दिन की दवाई लेके चले जाते हैं। यहाँ तो बेचारे लोग दवाई लेने से तंग है, शुगर के मरीज हैं, बाकी जितने भी मरीज हैं जिनके लिए मजबूरी है दवाई लेना, तो वो दवाई नहीं ले सकते। इतनी बेरहम अशराफिया और हुकूमत जो है सिवाय इनका सियासत करने में, इक़्तिदार जो है उसमें बैठने के अलावा इनका कोई उसके साथ अवाम के साथ तल्लक नहीं। हमारे साथ अवैस भट्टी साहब मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा मंसूर अफरीदी साहब, सर आप ये फरमा दीजिए कि क्या ये तरक्की ना होने की एक वजह KPK या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ामत भी है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो मेन चीज है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। आप देखें ना, लोग कहते हैं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कोई कहता है डिक्टेटरशिप हो, कोई कहता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, तो मुल्क तरक्की करता है। आप दुनिया के जो भी मॉडल उठा लें, आप चले जाएं वेस्ट और अमेरिका, क्या है? डेमोक्रेसी है, पूरी तरक्की की है। फिर आप आ जाएं सऊदी अरब और दुबई, वहां तो बादशाहत है, पूरी तरक्की की है। फिर आ जाए आप चाइना में तो ना बादशाहत है ना डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म है वहां पे, वहां भी तरक्की की। इनमें एक ही अंसर मुश्तरक है, वो है कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी और स्टेबिलिटी। आप ये 2 चीजें ले आए, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी और स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब अदम इस्तेहकाम ना हो मुल्क में, मुल्क खुद ब खुद तरक्की उठ जाता है। लेकिन जो मसाइल इंटरनली हैं, अब सियासत को बगैर इकोनॉमिक्स के देखा ही नहीं जा सकता। बदकिस्मती से दौर हाजिर में इकोनॉमिक्स को आप सियासी शीशे या शीशे आईने से ही देख पाएंगे। अच्छा, वो आपकी बात सुन के ना एक शेर याद आ रहा है कि जलाले पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। बिल्कुल सही। असल प्रॉब्लम ये है कि हमारा सियासतदान उतना ज्यादा मुदब्बिर, मुहक्किक, पढ़ा लिखा नहीं है, या उसकी फ्लाइट वो गवर्न करने वाली नहीं है। सियासतदान अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इसलिए इक्तदार में आता है, जो हरल साहब ने फरमाया कि उसने लूटना है, उसने सिर्फ अपने खानदान को स्ट्रॉन्ग करना है। पाकिस्तान में जिन ममालिक की मिसाल आपने दी ना सर, वो आम आदमी का भी सोचते हैं। यानी पाकिस्तान में इस वक्त नौजवान इतनी बड़ी तादाद में, हर साल मार्केट में मेरा ख्याल 35 लाख नौजवान, और 35 लाख को कहीं 35 लाख स्कैंडिनेवियन का एक मुल्क हो गया है। यस, यानी आप नॉर्वे स्वीडन की आबादी 35-40 लाख है। यस, तो आप हर साल एक मुल्क का इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत के पास वो कोई इमरजेंसी प्लान नहीं है नौजवानों के लिए, वो बाहर निकल जाते हैं और वहां जाके जो वो गलत काम करते हैं तो पाकिस्तान की जगह साई होती है। अब तो यूके ने भी नौजवानों पर पाबंदी लगा दी। किस तरह इसको देखते हैं? आबिद साहब, आपने कहा कि सियासतदान जो है वो इतने मुदब्बिर नहीं होते। देखिए, आपने सियासतदानों को हमें अगर कभी उनको इख्तियार दिया भी है तो इख्तियार कभी भी नहीं दिया। आप देख लें कि कितने मार्शल आए, अयूब खां का मार्शल आया, उसके बाद ज़िया-उल-हक का मार्शल आया, मुशर्रफ आए, उसके बाद कभी भी यहाँ पे जो है अवामी नुमाइंदों को कब इख्तियार दिया गया है? अगर कभी उनको दिया भी गया है तो उनको इख्तियार कभी नहीं दिया गया। और अभी मौजूदा सेटअप में जो हाइब्रिड निज़ाम आपका चल रहा है उसमें आपने एक SIFC बनाई, SIFC बनाई आपने कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए। आप देख लें कि उससे क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। आपको ये समझना होगा कि जब तक आपका जो लोकल ताजिर है वो जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक बाहर से कोई सरमाया नहीं आएगा, ना कोई सरमायाकारी आएगी।
ताजिर बाहर से नहीं आएगा। तो SIFC बनने का मकसद जो था वो भी आप पूरा नहीं कर सके, आप बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके। इवन SIFC के सरबराह ने पिछले दिनों में आपने देखा कि उन्होंने FPR का जो सारा निजाम है उसके ऊपर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया कि ये बिल्कुल ताजरों को, सनतकारों को जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, ये बल्कि उनको टारगेट करता है। आपके सारे निजाम जो है वो बजाय कारोबार को और ताजिर तबका को तहफ़्फ़ुज़ दे, उनको टारगेट करते हैं। और टारगेट जब आपके मुल्क में होंगे जो ताजिर तबका है, तो वो मुल्क से बाहर अपना सारा सरमाया लेके जाएंगे और बाहर से कोई भी सरमाया लेके इस मुल्क में नहीं आएगा। यस, गुलाम अपना मंसूर अफरीदी साहब, सर जिस तरह गुलाम अब्बास अरल साहब ये कह रहे हैं कि SIFC भी नाकाम होगी, तमाम जो हम नया सिस्टम भी बनाते हैं ना, सिस्टम नहीं चल पाते, ये सिस्टम ना चलने की क्या वजह है? सिस्टम ना चलने की है कि आप जैसा भी कहें, जमहूरियत तो थोड़ी बहुत है पाकिस्तान में ना। मतलब जमहूरियत का मतलब है लोग वोट डालने भी जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी बनी हुई हैं, असेंबली भी है, पार्लियामेंट भी है, तो स्टेक होल्डर तो है ना। आप जब NFC इम्प्लीमेंट करते हैं तो शोर मचने लग जाता है, कहीं KPK से आवाज उठ जाती है, कभी सिंध से आवाज उठ जाती है, कभी पंजाब से आवाज उठ जाती है। अगर आप डैम बनाने जाते हैं तो तब आवाजें उठ जाती है। जिन मुल्कों को मैंने अपनी मिसाल दी है वहां पे स्टेबिलिटी है, अगर जमहूरियत है तो सबका कंसेंसस है। आपकी बात हो कि सियासतदान वहां पे मिचोर है, सियासतदान को पता है कि किस चीज में मेरे मुल्क की बका है और किस में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। यहाँ पे तो जो इलेक्शन लड़के आता है उसका तो पहला टारगेट होता है कि इलेक्शन में मेरे जो 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपए लगे हैं उसको रिकवर कैसे करना है। जब आपने ये करना है कि मैंने रिकवर करना है और मैंने जाके फंड्स लेने हैं और वो अपनी जायदादें बनानी है, तो ना तो उस हल्के की हिफाजत होगी, ना उस इलाके की, ना उस सूबे की। जब आप डिक्टेटरशिप ले आते हैं यहाँ पे, तो फिर बाहर से लोग बैठ के, जिस तरह आजकल बैठे हुए हैं आपके दोस्त ये PTI वाले, वहां पे जाके वीलॉग्स बना रहे हैं, वहां पे जाके फौज। आज ही मैं एक को देर, हालांकि वो साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, शहजाद अकबर साहब, उनसे एक सवाल पूछा गया कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो DGISPR है, तो कह रहा है ये कुछ चंद लोग हैं। उन्होंने कहा जी चंद लोग नहीं है, ये सारा इदारा ऐसा है। तो अगर आप सारे इदारे के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप मिलिट्री के खिलाफ बात करें कि सारी हमारी फौज जो है वो ऐसी है, तो फिर तो रह क्या गया उस मुल्क में। तो जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और ये सियासतदानों को भी, अब हम आगे निकल चुके हैं, 70 साल गुजर रहे, हमें कोई डिक्टेटरशिप ना कम्युनिज्म मैच्योर हो जाना चाहिए और ना अब हम कम्युनिज्म ला सकते हैं, ना बादशाह भी लाएंगे तो फिर तो आले शरीफ को लाना पड़ेगा ना, मतलब एक खानदान ही होगा ना वहां, तो जिस तरह शाह सऊद है, या फिर आले इमरान खान को लाना पड़ेगा या आले जरदारी को लाना पड़ेगा। लेकिन वो तो फिर मसाइल बन जाएंगे। इमरान खान आते नजर आ रहे हैं आपको? मुझे लग रहा है अब तो मुश्किल है। अब 5 साल बाद हम इमरान खान को नहीं देखेंगे। वो किसी ने पूछा ना कि आप ये कहते हैं ना कि इमरान खान का आना मुश्किल है, तो मियाँ साहब भी तो आ गए ना वापस हुकूमत। हाँ। तो उन्होंने जवाब दिया कि मियाँ साहब आ गए। हाँ। मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब आ गए जी, वो वजीर आजम बन गए। हाँ। वो तो नहीं बने ना, नहीं बने, लेकिन बहरहाल उनकी बेटी CM है, बेटी आ गई, भाई PM है, भाई PM है वो आप लेकिन उन पे रेड क्रॉस इमरान खान PM नहीं होगा, लेकिन इमरान खान की बहन, इमरान खान का कोई बेटा, PTI से कोई भी PTI का कोई तगड़ा बंदा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी, नवाज शरीफ, इमरान खान नहीं रहेंगे। नवाज शरीफ पे लगाना, कांटा लगाना, नहीं आए ना, और वो तो कबूतर भी उड़ के आए थे अब कि हमने आना है। इमरान खान पे कांटा लग चुका है, लग चुका है बिल्कुल जी। इस पे गुलाम अब्बास अरल साहब, देखिए पहले जो नवाज शरीफ साहब थे या उससे पहले जरदारी साहब थे, बेनजीर साहबा थी, इससे एस्टेब्लिशमेंट नफरत करती थी, लेकिन इनको अपने लिए खतरा नहीं समझती थी। अब इमरान खान जो है उसको एस्टेब्लिशमेंट समझती है, अपने लिए खतरा समझती है, और किसी हद तक आप खौफजदा भी कह सकते हैं। तो इस वजह से इमरान खान मुझे अब बाहर आते नजर नहीं आ रहा। आप तो देख रहे हैं कि इमरान खान बाहर आते नजर ही नहीं आ रहे। नहीं, मुझे नहीं आ रहे, लेकिन हालात और वाकयात बदलते पता नहीं चलता। फिर जितनी भी मर्जी ये तरमीमें ले आए, जितनी मर्जी ताकतें इकट्ठी कर लें, ये सारा कुछ रेत की दीवार साबित होंगी। और एक बात मैं वाज़ेह कर दूं आबिद साहब कि ये मुल्क जो है वो सिक्योरिटी स्टेट, बतौर सिक्योरिटी स्टेट नहीं चल सकता। इसको आपको लोगों की मंशा के मुताबिक चलाना पड़ेगा,
اور پارلیمان جو ہے اس کو ایک دوسری لیجیٹیمیسی ایک قائم کرنا ہوگی، میں عرض کرتا ہوں اور آخری point۔ پارلیمان جو ہے اس کو ریفارمز کے لیے کام کرنا پڑے گا، میں ایک تب پوائنٹ یہ سارے معاشی معاملات جو ہے وہ بھی بہتر ہو میں سکتے ہیں۔ ایگری کرتا ہوں ان سے، لیکن میں آپ کو ایک فکرہ چھوڑ کے چل جاتا ہوں جو کہ وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ صاحب نے خود آ کے ایک پروگرام پہ کہا کہ جو آرمی چیف کی مدت ہے 68 سال اس کو ختم کر دیا گیا، اب یہ لائف ٹائم بھی ہو سکتا ہے آرمی چیف۔ تو یہی پیغام ہے عمران خان کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ منصور افریدی صاحب، غلام عباس حرل صاحب، اویس بٹی صاحب۔ آج کے پروگرام میں ہم نے ریاست اور ایک شخص کے بیانیے کی کشمکش پر بات کی۔ ہم نے دیکھا کہ فوجی ترجمان ایک سیاسی لیڈر کو ذہنی مریض کہہ رہے ہیں، اس کے بیانیے کو ریاست دشمن قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہی لیڈر خود کو پاکستان کے 90% عوام کی آواز بتا رہا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکومت اور بین الاقوامی ادارے معیشت کے کچھ مثبت اشاریے گنوا رہے ہیں، لیکن گلی محلوں میں بیٹھا ہوا پاکستانی اب بھی اپنے بجٹ سے ریز کے علاج، تعلیم اور عزت دار زندگی کا توازن نہیں بنا پا رہا۔ ریاست کے پاس قانون، عدالت، طاقت اور ادارے ہیں، عوام کے پاس صرف ووٹ، آواز اور دعا ہے، اور سیاستدانوں کے پاس بیانیہ ہے جسے وہ کبھی آزادی، کبھی انقلاب، کبھی احتساب اور کبھی استحکام کے نام پر بیچتے ہیں۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ پاکستان کے حق میں کیا مناسب ہے، پاکستان کس طرح ترقی کرے گا، اور پاکستان کی پارلیمنٹ جب تک بہتر طریقے سے نہیں چلائی جائے گی اور پاکستان میں ان ٹرو سینس جمہوریت نہیں لائی جائے گی، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔